much problem. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ईसीजी से संबंधित जो ईसीजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे। लास्ट टॉपिक हमारा ईसीजी था। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ाया जाता है। अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, किससे कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम रहता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है हम लोग इस टाइप जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। एंड जिसमें हम लोगों ने ईसीजी टॉपिक को देखा था एंड ईसीजी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एंड नाउ कुछ आज जो है हम लोग और जो है ईसीजी से संबंधित अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो ईसीजी जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन ईसीजी द कॉज फॉर टी वेव इज़। तो ईसीजी जो है वो टी वेव क्या कॉज करता है। सो आप आंसर देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को जो है वो पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन और आंसर फटाफट देखेंगे क्वेश्चन और उनके आंसर्स को, जिससे हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो टॉपिक है उनसे उनके जो सब टॉपिक रहते हैं उनको जल्दी ही कवर करें और क्वेश्चन और आंसर को देखें फटाफट। तो टी वेव जो है एक पोर्शन एज अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। टी वेव जो है एक पोर्शन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनमें टी वेव भी एक पोर्शन रहता है एंड जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीड थर्ड ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो लीड थर्ड होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ईसीजी में। जो लीड थर्ड होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ईसीजी में। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट लेग ऑफ लेफ्ट आर्म। लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करती है लीड 3। फ्रेंड्स, जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्टली कवर किया है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे कि जॉइंट है एंड जो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आते हैं टॉपिक्स, जॉइंट और अदर जो भी आते हैं, तो वो सभी जो है हम लोगों ने कवर किया है प्रीवियस वीडियो। लगभग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कवर करने के लिए आपको लगभग जो वीडियोज़ हैं वो 7 to 8 वीडियोज़ अपलोड हैं, उनमें से आपका मस्कुलोस्केलेटल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एंड नाउ हम लोग कार्डियो इस टाइम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइप से स्लैबस वाइज जो है अपने जो है स्लैबस वाइज जो आपका नर्सिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उनका जो सिलेबस रहता है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक को लिया जा रहा है और कवर किया जा रहा है। तो कार्डियो इसमें देखते हैं कि बाइपोलर लिम्फ लीड मीन्स एनी लीड that consists of one electrode at one body site at another at a different site। तो बाइपोलर लिम्फ जो है लीड मीन्स यानी कोई भी लीड जो दैट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रोड, जो वन इलेक्ट्रोड का कंसिस्ट करती है एट वन बॉडी साइड एंड अनदर एट द डिफरेंट साइड, तो उसे बाइपोलर लिम्फ कहते हैं। बाइपोलर का मतलब ही होता है टू। तो बाइपोलर लिम्फ लीड का स्टैंडर्ड लिम्फ लीड, इसे हम स्टैंडर्ड लिम्फ लीड भी कहते हैं। एंड देयर आर 3 बाइपोलर लिम्फ लीड। कितनी 3 बाइपोलर लिम्फ लीड होती हैं इसमें हम देखेंगे। लिम्फ लीड फर्स्ट, तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू लेफ्ट हैंड एंड निगेटिव टर्मिनल टू राइट हैंड। पॉजिटिव टर्मिनल जो है लेफ्ट हैंड एंड निगेटिव टर्मिनल टू राइट हैंड। एंड लिफ्ट टू में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट
एंड नेगेटिव टर्मिनल राइट। एंड लीड थर्ड में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग एंड नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग में एंड लेफ्ट हैंड में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, वाइल डूइंग ECG B1 इज़ प्लेस्ड इन। तो जब ECG कर रहे हैं तो B1 जो रहता है वो कहाँ प्लेस करेंगे, वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा फोर्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है उसमें जो है B1 वाली लीड को प्लेस करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में B1 जो है वो प्लेस करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ इम्पॉर्टेंट है तो इनका हम इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट देख लेते हैं। एंड जो कंटेंट जो है इम्पॉर्टेंट है उनको हम देखते जाएंगे, अदरवाइज़ जो है क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते जाएंगे डायरेक्टली। सो ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ECG से, तो ये हम देखते हैं कि इन यूनिपोलर चेस्ट लीड और B वैक्टर लीड द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड 6 प्लेस ओवर चेस्ट। तो कितनी लीड प्लेस की जाती हैं, 6 जगह जो है वो प्लेस की जाती हैं। B1 जो होती है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर स्टर्नम, जो स्टर्नम आपका रहता है, जो स्टर्नम रहता है उसके पास जो है फोर्थ राइट इंटरकोस्टल में B1 जो है प्लेस की जाती है। एंड B2 जो होती है वो कहाँ प्लेस की जाती है, B2 प्लेस की जाती है लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम। B1 जो होती है फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस में एंड B2 जो है फोर्थ लेफ्ट, यहाँ पे राइट एंड यहाँ पे लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस नियर द स्टर्नम। एंड B3 जो होती है B2 और B4 के बिटवीन। एंड B4 जो होती है वो फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल एंड B5 जो है आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में एंड B6 जो है फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन में। तो इस टाइप से हम लोग जो है ECG जो लीड होती हैं, देयर आर 6 टोटल लीड्स, तो उनको कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है वो देखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 लीड ECG इज़ यूज टू डायग्नोस। तो जो 12 लीड ECG होती है वो क्या डायग्नोस करने के लिए यूज़ होती है, तो डिसएरिथमियाज एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़, जो डिसएरिथमियाज और कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उनको डायग्नोस करने के लिए 12 लीड ECG का प्रयोग किया जाता है। जो डिसएरिथमियाज जैसी कंडीशन होती हैं या फिर कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ वाली प्रॉब्लम होती हैं या तो जो है उसको डायग्नोस करने के लिए 12 लीड ECG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पहले इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ये ECG गिव्स इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट एंड यूज टू डायग्नोस रिदम एंड कंडक्शन डिस्टर्बेंस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड स्टीमा एनलार्जमेंट। तो ECG मेनली क्या होता है, इसका बस यूज़ ही बताया है बेसिकली। तो आप जानते ही होंगे कि ECG जो होता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करके, यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड करके, जैसे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जो है स्प्रेड करके इसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। एंड ये यूज़ किया जाता है रिदम एंड कंडक्शन डिस्टर्बेंस को, रिदम और कंडक्शन डिस्टर्बेंस को डायग्नोस करने के लिए ECG यूज़ होता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर है, स्टीमिया है या चैम्बर इनलार्जमेंट है तो ये सब जो है डायग्नोस करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड प्रेशर एंड नाउ हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है, नाउ हमारा का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ये ब्लड प्रेशर। अब हम जो है ब्लड प्रेशर से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ हेल्दी अडल्ट इन। तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक हेल्दी अडल्ट में। अगर एक हेल्दी अडल्ट है, कैसा है, एक हेल्दी अडल्ट है यानी कि कोई इसको बीमारी नहीं है, पर्सन जो है हेल्दी है, तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो उसका एवरेज क्या होना चाहिए। तो आप आंसर देख सकते हैं कि उसका एवरेज जो है 100 to 140 mm ऑफ Hg होना चाहिए। कितना, 100 to 140 सिस्टोलिक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। तो आप जानते ही होंगे कि ब्लड प्रेशर यानी BP किससे मेज़र होता है, स्पैग्नोमैनोमीटर से। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन कि
The lowest pressure that occurs when the heart is at its resting period, जो lowest pressure जो होता है जब heart जो है that occur when the heart is at resting period, जब heart जो है अगर resting period में है तो लोएस्ट प्रेशर अकर होता है जब हार्ट रेस्टिंग पीरियड में जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉन एज, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लोएस्ट प्रेशर को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट जो है रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाइल मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, जब हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं तो उस दौरान जो है यूजिंग स्पैग्नोमैनोमीटर, हम स्पैग्नोमैनोमीटर के यूज़ करते हैं। हाउ द फर्स्ट कैरोटोस्कोप साउंड विल हियर्ड, तो फर्स्टली जो कैरोटोस्कोप साउंड होता है उसमें हम क्या क्या जो है कैसे जो है वो हियर्ड करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा अ शार्प टैपिंग। वो कैसा साउंड होता है, एक शार्प टैपिंग लाइक साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि साउंड जो हेयर होता है ड्यूरिंग अस्कल्टेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसे कैरोटोस्कोप साउंड कहते हैं, यानी कि जो साउंड हमें सुनाई देता है ब्लड प्रेशर को सुनने के दौरान, तो उसे कैरोटोस्कोप साउंड कहते हैं। ये स्नैपिंग और टैपिंग लाइक साउंड होता है जो कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बिटवीन सुनाई देता है। सिस्टोलिक यानी कि जो अपर का सबसे पहले हमें जो साउंड सुनाई देता है दैट इज़ सिस्टोलिक, एंड रिलैक्सिंग पोजीशन में जो होता है दैट इज़ डायस्टोलिक। तो उसके बीच में जो साउंड सुनाई देता है दैट इज़ कैरोटोस्कोप, एंड जो कैसा होता है स्नैपिंग एंड टैपिंग साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद एजिंग बीपी इज़ ऑफन हायर ड्यू टू, तो विद एजिंग बीपी अगर एज बढ़ते हैं, एज बढ़ने के साथ जो है इज़ ऑफन हायर ड्यू टू, तो ये जो है इसमें अगर बीपी जो है एज के साथ साथ बीपी बढ़ रहा है, एज के साथ साथ बीपी बढ़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टरियल वॉल्व्स। जो हमारी हार्ट की जो आर्टरियल वॉल्व्स होती हैं, यानी जो हमारी आर्टरियल वॉल्व्स होती हैं, आर्टरियल वॉल्व्स, तो उनमें जो है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बीपी जिसके वजह से एज के बढ़ने के साथ साथ बीपी इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इलास्टिसिटी इन द आर्टरियल वॉल्व्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेन। ओल्ड एज जो होती हैं लगभग द अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर आर डिक्रीज इनटू वॉल ऑफ द आर्टरीज, सो आर्टरीज बिकम लेस फ्लेक्सिबल और लेस इलास्टिक विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनटू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं या स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं आर्टरीज के, तो वो कम हो जाती हैं इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से जो है सो आर्टरीज बिकम लेस फ्लेक्सिबल, इसकी वजह से आर्टरीज लेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लेस इलास्टिक हो जाती है, जिसे आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है बढ़ते एज के साथ साथ, बिकॉज ऑफ उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसे आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज़, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है वो 20 से 25 mmHg। नॉर्मल मीन पल्मोनरी, यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कि नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है 3/20 mmHg। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बिटवीन जो डिफरेंस आता है उसे पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 mmHg एस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा 50 mmHg। अगर सिस्टोलिक प्रेशर जो है 140 है एंड 90 जो है आपका डायस्टोलिक है, तो पल्स प्रेशर क्या जाएगा, तो पल्स प्रेशर जाएगा 50, पल्स प्रेशर क्या जाएगा 50 mmHg, बिकॉज इसमें डिफरेंस होता है कितना डिफरेंस रहता है 140 एंड 90 के बिटवीन, तो 50 का डिफरेंस रहता है, तो जो 50 है वही क्या है पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है इफ़ अ पेशेंट ब्लड इज़ 160/100
अगर एक पेशेंट है उसका जो है ब्लड प्रेशर कितना है 160/100, 160/100 कितना है 160 है सिस्टोलिक, 160 है सिस्टोलिक एंड 100 जो है वो है डायस्टोलिक। तो उनका पल्स प्रेशर कितना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका 60 जाएगा, बिकॉज 60 और 100 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 60 का है, तो 60 आंसर करेक्ट जाएगा, पल्स प्रेशर 60 होएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर इज, तो नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर जो है 5 to 10 mmHg नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर होता है। पोर्टल वेनस प्रेशर मीन्स होता है प्रेशर इन द हेपेटिक पोर्टल वेन, जो हेपेटिक पोर्टल वेन होता है उसका प्रेशर होता है ये। इट इज़ नॉर्मली बिटवीन 5 to 10 mmHg, इट्स इंक्रीज कॉल पोर्टल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट इज मल्टीप्लाई विद, सो स्ट्रोक वॉल्यूम, इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। नेक्स्ट आ जाएंगे कार्डियक आउटपुट जो है वो डिटरमाइन होता है मल्टीप्लाई द स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट रखा जाता है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे 70 ml इंटू हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि पंप होता है आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसका वेट जो है 70 kg है एट रेस्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml रहेगा। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन केस ऑफ, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो किस केस में बढ़ जाता है, हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज इन केस ऑफ हाइपोक्सिया। सो ड्यूरिंग हाइपोक्सिया कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब आया है ब्लड वेसल्स। सो ब्लड प्रेशर से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड वेसल। अब हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नया टॉपिक कौन सा आया है, ब्लड वेसल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन, ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट करता है आर्टरी एंड वेन, तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कैपिलरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, तो आर्टरी जो कि सप्लाई करती है ब्लड टू हेड एंड नेक, तो उसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है किससे, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग पेरिफेरल कॉमन रिसेप्टर एक्सेप्ट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा नॉट स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन PaO2 पार्शियल ऑक्सीजन। सो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के थ्रू ट्रू हैं किसी एक को छोड़ के, तो सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। सो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स को लिया है एंड हमारे जो कार्डियोवास्कुलर टॉपिक रहता है, तो कार्डियोवास्कुलर जो टॉपिक है उनके 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड 2 वीडियोस में जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट मतलब कई जो है टॉपिक को कवर किया है। सो अगर प्रीवियस वीडियो ना देखा होगा आपने कार्डियोवास्कुलर, यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक एंड ये हमारा टॉपिक, ये हमारा जो वीडियो है वो है पार्ट 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एंड प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर से संबंधित और भी कई जो है टॉपिक को कवर किया है एंड कुछ जो है आज हम लोगों ने कवर किए हैं टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एंड इस टाइप से 4 या 5 वीडियोज़ में और पूरा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कवर हो जाएगा।
So video helpful raw, then please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching.